अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर दो फेजेस इन्वॉल्व होंगे। एक वो फेज जिसके सरफेस पे एक दूसरे फेज के पार्टिकल्स जो हैं वो आकर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, या फिर आप कहते हो बाइंड कर जाते हैं, या फिर उसको उसके इर्द गिर्द अपनी एक तह बना लेते हैं। आप कहते हो एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। ये एक सरफेस यानी कि सतह का एक अमल है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस सच एज गैस और लिक्विड, एक फेज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर सब्सटेंसेस, यानी कि दूसरे सब्सटेंस के सरफेस सतह पर अपने मॉलिक्यूल्स को वो इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा कैसे करते हैं? लाइक दिस वन। आप लोग बात करते हो एक्टिवेटेड चारकोल। सपोज आपके पास एक्टिवेटेड चारकोल है और इसके इर्द गिर्द गैस के मॉलिक्यूल्स अपनी एक तह बना लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एड्सॉर्प्शन में और एब्सॉर्प्शन में क्या फ़र्क है। एब्सॉर्प्शन, जिसको आप लोग आम जुबान में जज्ब करना कहते हो, एड्सॉर्प्शन इससे मुख्तलिफ है। एब्सॉर्प्शन में क्या होता है कि हमारे जो सेकेंड फेज की जो पार्टिकल्स हैं, लाइक अगर आप लोग पानी की बात करते हो तो पानी जो है वो आपके आपके फोम के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है, राइट। यानी कि एक फेज का दूसरे फेज के अंदर तक जज्ब कर जाना, यानी कि अंदर तक रसाई करना, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जबकि एक फेज का दूसरे फेज के सिर्फ सतह के ऊपर अपनी एक तह बना लेना, इसको आप लोग एडजॉर्प्शन का नाम देते हो, राइट। और जो चीज़ अपनी तह बना रही है उसको एडजॉर्बेट कहोगे, और वो चीज़ जिसके ऊपर वो तह बना रही है उसको एडजॉर्बेंट का नाम देते हो, राइट। और इस पूरे फिनोमेना को आप लोग एडजॉर्प्शन का नाम दोगे। एडजॉर्प्शन चूंकि दो किस्म की है, जिसको आप लोग कहते हो, यानी कि बुनियादी तौर पर इसकी दो इकसाम हैं। आप लोग कहते हो एक फिजिकल एडजॉर्प्शन होती है और दूसरी केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हो तो आप कहते हो कि एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर एक फेज का दूसरे फेज के सरफेस के ऊपर इस तरह से इस तरह से इंटरेक्शन हो कि किसी न किसी किस्म के फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में तब्दीली आए, या फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स अगर शामिल हो जाए, इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको आप लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हो। एज फॉर एग्जाम्पल हमारे जीआई ट्रैक के अंदर यानी कि स्टमक के अंदर ड्रग्स का एडजॉर्ब होना, या फिर जिल्द के ऊपर, स्किन के ऊपर फिजिकल एडजॉर्प्शन होना। बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे फेस वॉशेस की। हमारे मुख्तलिफ किस्म के फेस वॉशेस इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि अगर हम लोग उस फेस वॉश से फेस को वॉश कर लें, जिनके मुंह को धो लें, तो गर्द गुबार हमारे जिल्द के अंदर नहीं जाएगी बल्कि जिल्द के ऊपर ही एक तह बना लेगी, राइट। आप लोग बात करते हो बिल्कुल इस तरह से, लाइक ये अगर हमारी स्किन है तो डस्ट पार्टिकल्स आकर आपके सिर्फ जिल्द के ऊपर आकर लग जाते हैं, लेकिन अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद एक एडजॉर्बेंट, लाइक चारकोल की बात करते हो, या फिर आप लोग बात करते हो पॉन्ड्स फेस वॉश की, जो कि ब्लैक पॉन्ड्स फेस वॉश, जो कि इस बात की क्या कहोगे कि आप लोग उसकी गारंटी दे रहे हैं कि वो क्या करता है कि अगर हम लोग उससे फेस वॉश कर लें तो जितनी भी दिन भर की गर्द गुबारा है वो हमारे जिल्द के अंदर नहीं जाती, बल्कि वो जो एक तह बनी हुई है हमारे जिल्द के ऊपर, उसके ऊपर वो ठहर जाती है गर्द गुबार। और जब हम लोग दोबारा उसी फेस वॉश से मुंह धोएंगे तो क्या होगा कि वो सारी की सारी गर्द गुबार उतर जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग कहते हो फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसी तरह से बिल्कुल आप लोग जीआई ट्रैक में लेते हो कि सम टाइम अगर कोई इंसान एक्सीडेंटली यानी कि हादसाती तौर पर, या फिर इंटेंशनली यानी कि इरादतन कोई किसी किस्म का कोई जहर खा लेता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर से कोई आप लोग बाहर से एक्टिवेटेड चारकोल देते हो, क्या होगा, वो अंदर जाकर वो आपके लाइक सपोज अगर ये आपके स्टमक के अंदर जहर है तो ये आप बाहर से जो भी आप लोग एडजॉर्बेंट देते हो वो इस जहर के इर्द गिर्द अपनी एक तह बना लेता है, ताकि ये जहर आपके स्टमक को या फिर आपकी बॉडी के अंदर जज्ब ना हो, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द तह बनाकर इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कहते हो फिजिकल एडजॉर्प्शन के एग्जांपल्स आ जाती हैं। केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हो तो अगर तो दो सरफेसेस या फिर आप कहते हो दो फेजेस आपस में इस तरह से इंटरेक्ट हों कि किसी न किसी नतीजतन किसी रिएक्शन के जरिए कोई प्रोडक्ट बनाए, तो वो केमिकल एडजॉर्प्शन कहलाता है। यानी कि इन दिस प्रोसेस इन विच लिक्विड और गैस पार्टिकल्स बाइंड्स टू द सॉलिड पार्टिकल सरफेस, वो सॉलिड पार्टिकल सरफेस की यानी कि सॉलिड पार्टिकल की सतह पर इस तरह से बाइंड हो जाएं कि किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के जरिए, तो वो केमिकल एडजॉर्प्शन कहलाता है। बिल्कुल इस तरह से लाइक कि अगर एक फेज का ये सरफेस है,
ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर दूसरा फेज आकर इंटरेक्ट कर जाए, ठीक है, किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के जरिए। फॉर एग्जांपल अगर तो आपके लोहे को हवा लग जाती है तो नतीजतन उसको जंग लग जाता है, राइट। तो आप लोग कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, अगर तो ऑक्सीजन जो है वो लोहे के ऊपर आकर इकट्ठी हो जाती है, एक्यूमुलेट इकट्ठी हो जाती है, तो उसको आप लोग कहते हो कि उसको जंग लग गया, राइट। इसी तरह से आप लोग बात करते हो, अगर हम लोग इसके एप्लीकेशंस को देखें कि हम लोग इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं फार्मेसी के अंदर, तो आप लोग कहते हो इस एड्जॉर्प्शन को का फिनोमेना आप लोग इस्तेमाल करते हो इज अ मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन थ्रू स्किन और जीआईटी। स्किन के बारे में अभी हमने देखा कि स्किन के ऊपर अगर तो किसी किस्म की, अगर हम लोग चाहते हैं कि स्किन के ऊपर हम लोग किसी एक्टिवेटेड चारकोल की एक तह लगा दें तो हमारी डस्ट आकर इसके ऊपर तो लगेगी, ठीक है, लेकिन वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती, ठीक है, अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी, वो सिर्फ ऊपर एक अपनी एक तह बना लेगी जो जब कभी अगर हम लोग दोबारा मुंह धोएंगे तो वो वॉश हो जाएगा। इसी तरह से जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसके अंदर भी अगर हम लोग किसी किस्म का जहर खा लेते हैं तो हम लोग बाहर से क्या करेंगे, हम लोग मीन उसकी टॉक्सिसिटी को, उसके जहरीलेपन को, पॉइजनस सब्सटेंस को, उसके असर को ख़त्म करने के लिए हम लोग बाहर से एड्जॉर्बेंट देते हैं जो कि जाकर उस जहर के इर्द गिर्द अपनी एक तह बना लेता है और उस जहर को अपना असर नहीं दिखाने देता, ताकि मीन हमें नुकसान ना पहुंचे और फिर बाद में हम लोग उस जहर को मीन वॉमिटिंग के जरिए या किसी भी तरह से उसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। सेकेंड थिंग, एड्जॉर्प्शन जो है वो फंडामेंटल मैकेनिज्म है ऑफ एंटीडोट्स, यानी कि किसी भी ड्रग के असर को तर्क कर देने वाला, यानी कि एंटीडोट तरियाक, किसी भी दवा का तरियाक या फिर असर को ख़त्म करने वाला, तर्क कर देने वाला एंटीडोट कहलाता है, राइट। फिर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ गैस मास्क यूजिंग एक्टिवेटेड चारकोल। ऐसे गैस मास्क के अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल की जा रही हो, ताकि हम लोग बच सकें पॉइजनस गैसेस से, यानी कि जहरीली गैसों से बचने के लिए हम लोग जो गैस मास्क इस्तेमाल करते हैं यानी कि बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग इसको, इस फिनोमेना को मद्देनजर रखते हैं, ठीक है, जहाँ पर एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल हो रहा हो। नेक्स्ट थिंग, सिलिका जेल्स कैन बी यूज टू रिमूव मॉइस्चर एंड टू कंट्रोल ह्यूमिडिटी। हम लोग समटाइम्स सिलिका जेल्स को हम लोग देखते हैं। सिलिका जेल क्या होते हैं, हमारे ये जो मीन बैग्स के नए नए बैग्स होते हैं या फिर हमारे जो शूज़ होते हैं उनके मीन डब्बों के अंदर या फिर बैग्स के अंदर इस तरह की छोटी सी पाउच पड़ा हुआ होता है, इसके अंदर सिलिका जेल होता है जिसके बारे में लिखा हुआ होता है डू नॉट ईट एंड थ्रो अवे, और बाहर फेंक दें। जब आप लोग वो चीज़ इस्तेमाल करने लगते हो तो आप लोग इस पैकेट को बाहर फेंक देते हो। ये क्या करते हैं, ये डेसिकेंट है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, आपके जो भी मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर अगर कोई किसी किस्म का मॉइस्चर आ रहा है, नमी आ रही है, ठीक है, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको रिमूव कर देगा, या फिर ह्यूमिडिटी नमी को वो रिमूव कर देता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करके रखता है। सिलिका जेल भी इसी फिनोमेना के मद्देनजर काम करता है। इसके बाद एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हमारी एक एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक है जिसके अंदर हम लोगों को रिजल्ट मिलते हैं कलर्ड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। क्रोमेटोग्राफी को आप लोग डिटेल में पढ़ोगे फार्माकोग्नोजी के अंदर, ठीक है। यहाँ तक सिर्फ इतना ही कि हम लोग क्रोमेटोग्राफी इज एन एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है, इन यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, और हम लोगों को क्या होता है कि इसके अंदर हम लोगों को कलर्स की सूरत में हमें ग्राफ्स मिलते हैं एज अ रिजल्ट, ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो भी बिल्कुल इसी तरह से एड्जॉर्प्शन है, ठीक है, जो कि हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, प्योरीफाई एंड सेपरेट, प्योरीफाई खालिज करने के लिए और अलग अलग करने के लिए पिगमेंट्स को, यानी कि रंगदार जो भी दाने हैं हमारे वो उनको, या फिर हार्मोन्स को, ठीक है, उनको अलग अलग करने के लिए हम लोग एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। और एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का जो मेन मुद्दा है या फिर प्रिंसिपल है वो एड्जॉर्प्शन है। इसके बाद इट इज़ अ मेन मैकेनिज्म टू कम्पैक्ट विद इंटेस्टिनल टॉक्सिन्स। इसी तरह से अगर हम लोग आंत में से यानी कि इंटेस्टिन्स में से अगर हम लोग जहर को इकट्ठा करना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एड्जॉर्प्शन जो है वो मेन मैकेनिज्म है, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन बहुत आसान सा, आप लोग कह दो यानी कि आप लोगों ने अपने एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को इतना जलाना है कि बस वो बिन वो चीज़ जो है वो राख हो जाए, वॉलेटाइल कंपोनेंट सारा ज़ाया हो जाए और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड कंपोनेंट बच जाए, राइट। यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, एक वॉलेटाइल कंपोनेंट और दूसरा फिक्स्ड कंपोनेंट।
सबसे पहले हम लोग इसको एक दफा रीड आउट कर लेंगे। आप कहते हो कैल्सिनेशंस आर द प्रोसेस इन विच इनऑर्गेनिक मैटर्स, यानी कि इनऑर्गेनिक मैटर को आर स्ट्रांगली हीटेड, यानी कि बहुत ज्यादा उसको आप लोग जलाते हो, इतना ज्यादा जलाओ कि वो अपना जाया कर दे देयर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है, यानी कि ऐसा कंपोनेंट, वॉलेटाइल वॉलेटाइल कंपाउंड कहो, सैंपल कहो, सब्सटेंस कहो, यानी कि एक ऐसी चीज जो कि बुखारात बनकर उड़ने की सलाहियत रखती हो, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर। उसको कोई टेम्परेचर नहीं देना आपने, यानी कि गर्म मीन आपने उसको कोई हीट नहीं देनी, उसको चूल्हे पे नहीं रखना कि जब ऑपरेट हो जाए वो बुखारात बनकर उड़ जाए, नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है वो अगर आप लोगों का मेन कंपोनेंट है वो बुखारात बनकर उड़ जाता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज वॉलेटाइल कंपोनेंट। और फिक्स कंपोनेंट जो है वो बच जाए, ठीक है, आपने अपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, मैटर को इतना जलाया, इतना ज़्यादा जलाया कि आपका वॉलेटाइल कंपोनेंट जो था वो ज़ाया हो गया और फिक्स कंपोनेंट बच गया, ठीक है। इसके लिए आप लोग अमूमन अगर लैब में करते हो, क्या करते हो आप लोग, एक बंसन बर्नर लेते हो, ठीक है, एक चूल्हा टाइप, ठीक है, उसको उसके ऊपर एक ट्राइपॉड स्टैंड रखते हो, जिस मीन एक किस्म का एक स्टैंड रख रहे हो जिसके ऊपर आपने अपनी चाइना डिश रखनी है। अमूमन आप लोग चाइना डिश इस्तेमाल करते हो जो कि मतलब कि क्ले की बनी हुई होती है। आप लोग कहते हो कि इस चाइना डिश के अंदर अपना इनऑर्गेनिक मैटर डाला, इसको स्ट्रांगली हीट किया, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको हीट किया कि इसका सारा का सारा जो वॉलेटाइल कंपोनेंट था वो बुखारात बनकर उड़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है, वो लूज हो गया, ज़ाया कर दिया और सिर्फ फिक्स कंपोनेंट बच गया। ये हो गया स्मॉल स्केल पर। अगर आप लोग लार्ज स्केल पर इसको करना चाहते हो तो आप लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म की मेन अप्रेटिसेस आ जाते हैं। लाइक आप लोग ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हो, रोटरी के लिए इस्तेमाल करते हो, इंसिनरेटर इस्तेमाल करते हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारे आप लोग अप्रेटिसेस इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर रोटरी किलन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आप लोग कहते हो इस तरह की कुछ होती है रोटरी किलन। इसके अंदर करते क्या हो कि आप लोग ऊपर से सपोज आप लोग आयरन को अलग करना चाहते हो या प्योरीफाई करना चाहते हो तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऊपर से आयरन डालते हो, ठीक है, इसके अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा हीट दोगे, यहाँ से हीटिंग सोर्स जो है वो यहाँ से आग जला रहे हो, ठीक है, आग देते हो और उसको मीन साथ साथ हवा देते हो ताकि आग जो है वो तेज़ हो जाए, ठीक है, ऊपर से आयरन आएगा। और इस फर्नेस की या फिर आप इस किलन की, रोटरी किलन की जो बात करो, इसकी जो लाइनिंग है वो स्टील की बनी हुई होती है, स्टील कास्टिंग होती है। जब आप लोग ऊपर से आयरन भेजोगे, ठीक है, ऊपर टेम्परेचर इतना हाई नहीं था जितना नीचे हाई है, जैसे जैसे वो नीचे आता है उसको बहुत ज़्यादा मीन हीट लगती है, तो क्या होगा कि वो अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अलग कर देते हैं और प्योर आयरन जो है वो मेल्ट होकर नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, नीचे आयरन इकट्ठा हो जाता है जिसको आप लोग सेपरेट कर लेते हो और मोल्टन स्लग जो है वो अलग हो जाता है। मोल्टन आयरन अलग हो गया और मोल्टन स्लग यानी कि जो वेस्ट मटेरियल या उसका जो एक्सेसरीज जो थी वो अलग हो गई, ठीक है। और जो यहाँ पर जो गैस पैदा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा हो रही है, वो हमारे यहाँ से बाहर चली जाती है, यानी कि वेस्ट एयर में, ठीक है, वेस्ट एयर मीन एयर जो है वो वेस्ट हो जाती है यहाँ से, ठीक है। ये आप लोगों की रोटरी किलन है। अगर आप लोग मजीद इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग देखना चाहते हो तो इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हो, राइट। इसके बाद आप लोग बात करते हो कि अगर तो आप लोग किसी भी सब्सटेंस को, फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि आप लोग कहते हो किसी भी सब्सटेंस को अगर आप लोग हाई टेम्परेचर पर उसको जलाते हो, हीट करते हो, बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजिंग पॉइंट, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजिंग पॉइंट से कम, ठीक है, उसको हीट करते हो अंटिल दे लॉस देयर मॉइस्चर, उस टाइम तक कि वो अपने मॉइस्चर नमी को वो मीन ज़ाया कर दे और वॉलेटाइल कंपोनेंट को भी ज़ाया कर दे, इज कॉल्ड एज कैल्सिनेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को आप लोग कैल्सिनेशन प्रोसेस कहते हो। इस प्रोसेस को अमूमन आप लोग इस्तेमाल किस लिए करते हो, इसको इस्तेमाल करते हो फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स लाइक कैल्शियम ऑक्साइड्स और जिंक ऑक्साइड। इंटरेस्टिंग बात ये कि कैल्सिनेशन के प्रोसीजर को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था लाइमस्टोन के ऊपर, ठीक है, कैल्सिनेशन को लाइमस्टोन के ऊपर इस्तेमाल किया गया था ताकि कैल्शियम ऑक्साइड को हासिल किया जा सके। जब आप लोग लाइमस्टोन को बहुत ज़्यादा हीट करते हो तो क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड आपके सेपरेट हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट एयर में ज़ाया हो गई और कैल्शियम ऑक्साइड आप लोग हासिल कर लेते हो। इसी तरह से जिंक कार्बोनेट्स को आप लोग अगर हीट करो इन बिलो देयर फ्यूजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होगा कि जिंक ऑक्साइड आपको मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वेस्ट हो गई और आप लोगों के पास जिंक ऑक्साइड मिल गया, राइट। नेक्स्ट थिंग, हम लोग कैल्सिनेशन को फार्मेसी के अंदर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि अ लॉट ऑफ केमिकल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द कैल्सिनेशन, बहुत ज़्यादा केमिकल्स को हम लोग हासिल करते हैं थ्रू कैल्सिनेशन। फॉर एग्जांपल पिगमेंट्स को हम लोग हासिल करते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम लोगों ने फिक्स कंपोनेंट को ही हासिल करना है, हम लोग चाह रहे हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर या किसी भी सब्सटेंस में फिक्स कंपोनेंट भी है और वॉलेटाइल कंपोनेंट भी, तो हम लोग क्या करेंगे कि वॉलेटाइल इतना चलाएंगे कि वॉलेटाइल कंपोनेंट मीन ख़त्म हो जाए और फिक्स कंपोनेंट हम लोग हासिल कर लें।
तो उसके लिए हम लोग कैल्सिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों ने कैल्शियम ऑक्साइड्स को हासिल करना हो या जिंक ऑक्साइड हासिल करने का हमारा मकसद है सेपरेट करने का या प्योरीफाइड खालिज करने का, तब भी हम लोग कैल्सिनेशन के अमल को मद्देनजर रखते हैं, राइट। आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।